नमस्कार, देश की बात सुनाता हूं मैं आपका स्वागत करता हूं। गुड न्यूज टुडे में रात 9 बजे देश की उम्मीदों का जश्न मनाते हैं। उन कोशिशों और आवाजों को सामने लाते हैं जो देश के निर्माण में लगी हुई हैं। ये छोटी छोटी बातें भविष्य में बड़े बदलाव को जन्म देती हैं। आज आपको ऐसी ही कहानियां सुनाऊंगा जिनमें आगाज छोटा है लेकिन अंजाम बहुत बड़ा। ये कहानियां आपको निर्भय बनाएंगी, आपके मन की आशा को सच्चाई की जमीन पर खड़ा करेंगी। तो हो जाइए तैयार उन खबरों के लिए जो आपको न्यूज बना देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के करीब एक बहुत छोटी सी कोशिश शुरू होती है। इसका मकसद बच्चों को बुरी नजर से बचाना है। बच्चों की रक्षा का ये तरीका बहुत रोचक और अनोखा है। इस कोशिश के पीछे जो चेहरा है उनका नाम है अस्मिता लाल। अस्मिता IAS ऑफिसर है। सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच इस कोशिश को शुरू कर दिया गया है। खेल खेल में आपके बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ये देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। आप हमारी इस कहानी को खुद देखें, अपने जानने वालों को भी बताएं, क्योंकि शुभ बांटने से बढ़ता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड गुड टच बैड टच और समाज में रहने के लिए इमरजेंसी नंबर्स वगैरह जब भी उनको ज़रूरत पड़े, इसकी जानकारी उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये IAS अस्मिता लाल हैं। जिला गाजियाबाद के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन अस्मिता चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक खेल इजाद किया है जो आपके बच्चों को बुरी नजर से बचाता है। यौन शोषण पर कानून का नाम क्या है, तो पॉक्सो एक्ट उसके बारे में, इसमें और भी प्रोविजंस के बारे में दिया गया है। और अस्मिता लाल ने घर घर खेले जाने वाले सांप सीढ़ी के खेल को बच्चों के लिए नॉलेज का जरिया बना दिया है। इसमें बच्चे इससे खेलते भी हैं और खेल खेल में सीखते भी। और ये डाइस है, जब इसको रोल करते हैं देन यू पिक अ कार्ड और इसके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे इसमें तो क्या है सांप सीढ़ी के इस खेल में खास, खुद IAS अस्मिता लाल से सुनिए। कि गलत है, जैसे गुड टच बैड टच के बारे में है। आजकल बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि पॉक्सो से रिलेटेड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड गुड टच बैड टच और समाज में रहने के लिए इमरजेंसी नंबर्स वगैरह जब भी उनको ज़रूरत पड़े, इसकी जानकारी उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ताकि ये बोरिंग ना बने और उनका इसमें मन लगे, इसीलिए इसको एक खेल का रूप दिया गया है। अस्मिता लाल के दिमाग में खेल के जरिए तालीम देने की बात कैसे आई, इसकी पूरी कहानी खुद अस्मिता लाल सुनाएं। उससे पहले इनके काम की जरा अहमियत समझ लीजिए कि क्यों गुड टच और बैड टच वाली बातें आपके लाडले या लाडली को समझना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2018 में रोजाना औसतन 109 बच्चों का बाल शोषण हुआ। NCRB के हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार बाल यौन शोषण संरक्षण कानून यानी पॉक्सो के तहत 2017 में 32,608 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2018 में इस कानून के तहत 39,827 मामले दर्ज किए गए। सोचिए कितना जरूरी है अपने बच्चों को ये बेहद बुनियादी बातें बताना। अस्मिता लाल की कोशिश इसी मुश्किल से निकलने का हल बताती है, और वो भी आसान खेल के जरिए। इसको एक्चुअली काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है इस गेम को, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें जो होती हैं उसको एक बहुत अच्छे से खेल के रूप में वो कम्युनिकेट हम कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों में वो जानकारी, और वो ज़रूरी जो चाइल्ड राइट्स होते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका रिस्पांस बच्चों की तरफ से भी और अन्य लोगों की तरफ से बहुत अच्छा आया है। स्कूल्स भी इंटरेस्टेड हैं कि इसको अपने करिकुलम में इसको इंक्लूड करें। अस्मिता लाल के सांप सीढ़ी के इस खेल के नए अंदाज को गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है। आपकी ग्रीन, आपकी रेड और आपकी ब्लू, ये हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया और ये हमारे हाथ में डाइस। इसमें है जीके के क्वेश्चन और इसमें वो सारे क्वेश्चन जो आपको जानने बहुत जरूरी है। इसमें ये येलो कार्ड्स हैं और ये रेड कार्ड्स हैं, और ये डाइस है, जब इसको रोल करते हैं देन यू पिक अ कार्ड, और इसके बारे में आपको
पता चलेगा। जैसे इसमें लिखा है बाल यौन शोषण पर कानून का नाम क्या है, तो पॉक्सो एक्ट उसके बारे में, इसमें और भी प्रोविजंस के बारे में दिया गया है। और कुछ ऐसी इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो नहीं पता होता कि ये सही है कि गलत है, जैसे गुड टच बैड टच के बारे में है, और उस टाइम पे क्या किया जाए, किससे संपर्क किया जाए, इमरजेंसी नंबर्स क्या हैं, चाइल्ड लाइन के क्या नंबर हैं, अगर बच्चा खो जाए तो उसको किससे संपर्क करना चाहिए, उन सब सबसे संबंधित जानकारी इसमें है। जो येलो कार्ड्स हैं इसमें जनरल नॉलेज के हैं और कुछ खेल से संबंधित इस तरह के फन कार्ड्स, उस तरह के इसमें जानकारी है। स्कूल के सिलेबस में ऐसे खेल को शामिल करने का फायदा होना तो तय है, क्योंकि अब भी बच्चों को बताने लायक ऐसी कई बातें होती हैं जिसे लेकर अभिभावक झिझकते हैं, जबकि ये मामूली बातें उनके नौनिहालों के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। यही वजह है कि बच्चों को लेकर देश में बहुत सख्त कानून है। भारत में मौजूदा कानूनी प्रावधान प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के मुताबिक बच्चों को गलत तरीके से छूना, उनके सामने गलत हरकतें करना और उन्हें अश्लील चीजें दिखाना सुनाना भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। बावजूद इसके बाल शोषण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्मिता लाल निर्मित सांप सीढ़ी का ये खेल बड़े काम का हो जाता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी इंस्पेक्शन पे, चाहे स्कूल में जाएं, कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में या किसी अनाथालय में जाते हैं हम, बाल आश्रम में, तो उसमें आपको बच्चों को देख के आपको समझ में आता है, आप थोड़ा असेस कर पाते हैं कि इनकी क्या नीड असेसमेंट आप करते हैं और क्या इनकी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से हम कुछ फॉर्मुलेट करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जो हैं उनकी टीम बहुत ही अच्छी कुशल टीम है, तो एग्जीक्यूशन में उन्होंने काफ़ी मेहनत से और परिश्रम से उन्होंने ये डेवलप करके हमने वी हैव फ्लोटेड दिस गेम। जब खेल नायाब है तो सिर्फ चंद स्कूलों में ही बच्चों को क्यों सिखाया जाए, इसे हर स्कूल में लागू क्यों नहीं करना चाहिए? हम एक इसका गेम की कॉपी जो हम स्टेट को भी भेज रहे हैं और उम्मीद है अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करेंगे। आईएएस अस्मिता लाल को इस खेल को नई रचनात्मकता देने में कोई एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाना पड़ा, बस बच्चों और समाज के प्रति उनकी सोच ने इस नए खेल को जन्म दे दिया। अस्मिता लाल की ये कोशिश बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका विस्तार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया तक फैला है, क्योंकि जगह कोई भी हो, बच्चों को बुरी नजर वाले जहरीले सांपों से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जहर ताउम्र उनके दिमाग में असर दिखाता रहता है। तो लड़की की शादी की आयु सही क्या है और लड़के की 21, तो बस फिर तो कानूनी कार्रवाई होगी। कोशिश करिए, प्रयास करिए, सोच बड़ी रखिए और ये सोचिए कि कैसे आपको जिंदगी में कुछ अलग करना है, बेहतर करना है, एक दिशा में चलना है और औरों के लिए सोचना है, और शायद यही कोशिश इनके जरिए की भी गई है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। लूडो, सांप सीढ़ी, व्यापार और कई सारे खेल हमने बोर्ड पर खेले, खूब पासे चलाए, लेकिन इसमें बच्चों को ऐसी काम की शिक्षा दी जा सकती है ये कभी नहीं सोचा। हमारे साथ इस कोशिश की चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर अस्मिता लाल मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अस्मिता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? सोनू जी नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। अस्मिता जी, ये विचार आपकी सोच का हिस्सा कैसे बना? जनपद गाजियाबाद में हम जब भी किसी निरीक्षण के लिए जाते थे, चाहे स्कूल, कॉलेज या बाल आश्रम में, तो ये रियलाइज़ हुआ कि अपने रूटीन करिकुलम के साथ स्कूल की पढ़ाई के से अलग से उनको बच्चों को कानून की जानकारी, चाइल्ड राइट्स की जानकारी, पॉक्सो या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उनके लिए जितने भी प्रोविजंस हैं उसकी जानकारी होना कितना ज़रूरी है। और उसी कड़ी में हमने एक ये डेवलप किया है गेम जो उस जानकारी को उनके साथ शेयर करता है एक बड़े दिलचस्प से अंदाज में। अस्मिता जी कहते हैं कि सरकार में कोई काम शुरू करने के लिए काफी वक्त लगता है, और आपका इस पूरी जो आपने मुहिम छेड़ी उसमें आपका क्या अनुभव है? अब ऐसा नहीं है, चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आया है, और क्योंकि प्लानिंग स्टेज में एक तरह की मेटिकुलस प्लानिंग की ज़रूरत होती है और इम्प्लीमेंटेशन भी अब हम मिशन मोड तरीके से कर रहे हैं। पर ये गेम हमने
1 महीने के अंदर अंदर बना लिया और इसमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इस तरह से लैंग्वेज को भी हमने लिखा गया है इस तरह से कि वो बेहतर बच्चे समझ पाएँ, रिसेप्टिव हों उसके प्रति और उसको एंजॉय करें। अस्मिता जी, आपकी इस जो छोटी सी शुरुआत है उसका रिस्पांस कैसा है, कैसा लग रहा है आपको और इसका भविष्य आप कैसे देखती हैं? इस गेम का रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने इसे जनपद गाज़ियाबाद में फ्लोट किया है और आसपास के जनपद भी इसकी जानकारी हमसे ले रहे हैं और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को ये गेम हम भेज रहे हैं ताकि वो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में इसका इम्प्लीमेंट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम चाइल्ड राइट्स के प्रति जागरूक कर पाएँ, एक सोसाइटी ऐसी क्रिएट कर पाएँ जहाँ सेंसिटिविटी हो चाइल्ड राइट्स के प्रति और एक चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी को बिल्ड करने में ये गेम सहयोग प्रदान करेगा। बहुत खूब अस्मिता जी, आपका जो आपने अनुभव हमसे शेयर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कमाल का काम करते रहिए। हमारी प्रार्थना है कि आप खूब अच्छा करें और लोगों की मदद के लिए ऐसे ही जुटे रहें और बहुत कमाल का काम करते रहें। देश को आप पर बहुत गर्व है। धन्यवाद। थैंक यू सोनू जी और एंड आई होप कि आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम चाइल्ड राइट्स और एक चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी को विकसित कर पाएँ। थैंक यू। मुंबई की सड़कों में आजकल एक नई चीज देखने को मिल रही है। सड़कों के किनारे जो फुटपाथ हैं उनमें पहिए चढ़ाने और उतारने के लिए ढलान तैयार की जा रही है जिसे इंग्लिश में रैंप कहते हैं। इससे पहले इन फुटपाथ में कोई व्हीलचेयर वगैरह आसानी से चढ़ नहीं सकती थी, लेकिन अब आराम से चढ़ सकती है। इससे व्हीलचेयर पर चलने वाले दिव्यांगों, बुजुर्गों, बैसाखी पर चलने वाले लोगों को बहुत सुविधा हो। इस बड़े बदलाव के पीछे एक छोटी सी कोशिश है और इसके नायक और नायिका हैं संकेत और जैस्मिना। आप ये कहानी देखें और मेरा दावा है कि इसके बाद आप में भी अपने हक के लिए लड़ने और दूसरों के अधिकार के लिए खड़े होने का जज्बा जरूर आएगा। देखते हैं। ये जैस्मिना है। इनके दिमाग और मांसपेशियों के बीच संतुलन में कमी है। इसे मेडिकल भाषा में सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं। इसलिए अपने हाथ पैर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती और इन्हें चलने के लिए हमेशा व्हील चेयर की मदद लेनी होती है। लेकिन इनके इरादे, हौसले और इनका काम देखकर आपका दिमाग दंग रह जाएगा। जैस्मिना खन्ना क्यों मुंबई की सड़क दर सड़क घूम घूम कर फुटपाथों की हालत देख रही है? पहले ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर जैस्मिना के हौसले की पूरी कहानी सुनाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुंबई की सड़कों पर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना सूरज का रात में चमकना। लेकिन मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दिव्यांगों के चलने के लिए आसान रास्ता बनाने की मुहिम खुद मुंबई की एक दिव्यांग ने शुरू की है। मैसेज ये है कि अगर फुटपाथ बना रहे हैं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए गाइडलाइन और एनक्रोचमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस सिटी में, तो वो जब तक सॉल्व नहीं होगा एक्सेसिबल फुटपाथ बनाने का कोई फायदा नहीं है। अपने फ्रेंड संकेत खाडेलकर के साथ मिलकर एक्सेस टू होप नाम की एनजीओ शुरू की है। इसका मकसद है मुंबई की सड़कों को दिव्यांगों, बुजुर्गों और अलग तरीके से देखने वालों के लिए चलने फिरने योग्य बनाना। ये लड़ाई एक्चुअली एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए है। इंक्लूसिव सोसाइटी यानी जहाँ जिस सोसाइटी में डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि शन किया जाता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस डेली फुटपाथ में एप्लीकेबल हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए। तो उस हिसाब से फिर डिसेबल्ड है, सीनियर सिटीजन्स है, जो क्रच यूज करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है, सब लोग ये फुटपाथ यूज कर पाएंगे। जैस्मिना सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करती है। संकेत और जैस्मिना ने बीएमसी और एक डिजाइन आर्किटेक्चरल फर्म के साथ मिलकर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की है जो सड़कों का प्रोटोटाइप बनाती है।
हम लोग ने 2018 में ये सफर शुरू किया, जहाँ पे मैं और जस्मीना सब जगह पब्लिक प्लेसेस जाके हम लोग ने एक क्वालिटेटिव ऑडिट किया कि वो जगह एक्सेसिबल है व्हीलचेयर के लिए या नहीं। तो हम लोग ने वो ऑडिट करने के बाद जस्मीना ने ऑडिट रिपोर्ट बनाया गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से, जहाँ पे उसने एक साइड पे जो एक्चुअल रियलिटी है वो बताया और क्या होना चाहिए, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, ऐसे जक्सटापोज करके एक रिपोर्ट बनाया। तो हम लोग ने वार्ड ऑफिसर के ईस्ट वार्ड ऑफिसर है मिस्टर सबकाए, उनसे हम लोग मिले और उन्होंने हमें काफी कोऑपरेशन दिया। उन्होंने बोला कि ये गाइडलाइंस हम लोग इम्प्लीमेंट करने का मैक्सिमम कोशिश करेंगे। तो ये 2018 में हुआ। देन अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स हैपेंड। 2019 में मीटिंग्स हुए, 2020 में ऑनलाइन मीटिंग्स हुए और फिर फाइनली हम लोग ने एक आर्किटेक्ट टीम को हायर किया, नेचर एंड नर्चर आर्किटेक्ट प्लानर्स, जो ये एक्सेसिबिलिटी का ही काम के लिए डिजाइन इंटरवेंशंस बनाते हैं। तो उन्होंने ये सब डिजाइन करके एमसीजीएम को दिया और ये सब काम एमसीजीएम ने एग्जीक्यूट किया है। फुटपाथ दिव्यांगों के योग्य नहीं है। इनकी चौड़ाई भी दिव्यांगों की व्हील चेयर्स के हिसाब से नहीं है। फुटपाथ बनाते समय नियम फॉलो नहीं किए जाते, जिससे दिव्यांग व्हील चेयर पर या बुजुर्ग फुटपाथ पर आराम से चल सके। जस्मीना खन्ना इसी परेशानी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, बदलाव की कोशिश कर रही हैं। जस्मीना की कोशिशों की बदौलत मुंबई में कई सड़कों के फुटपाथ दिव्यांगों के अनुकूल बनाए भी गए हैं, लेकिन जस्मीना इतने भर से संतुष्ट नहीं है। जस्मीना और संकेत की कहानी परिश्रम की है, निष्ठा की है और कई चैलेंजेस आए इस सफर में, लेकिन इन दोनों ने अपना काम नहीं छोड़ा और आज ये उम्मीद करते हैं कि आम आदमी आगे आएगा, मदद करेगा और साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ेगा, जिससे मुंबई शहर में बड़ा बदलाव लाया जा सके। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि भारत में भागीरथी नाम के महान पुरुष थे। उनके पूर्वज श्राप की वजह से खत्म हो गए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा जल की जरूरत थी, लेकिन गंगा तो शिव की जटाओं में थी और स्वर्ग में रहती थी। तब भागीरथी ने भीषण तपस्या की, भगवान शिव खुश हुए और फिर गंगा को पृथ्वी लोक में आना पड़ा। ऐसा ही एक नामुमकिन सा लगने वाला कठिन प्रयास कानपुर में भी हो रहा है। एक सज्जन है रामजी त्रिपाठी, ये गंगा से गंदगी हटाने की कोशिश में लगे हैं। इनको काफी सफलता भी मिली। महान मकसद के लिए इस छोटी सी कोशिश को आप भी देखें और गंगा नहाने जैसा पुण्य पाएं। दुग्ध धवल इस जलराशि के आसरे हिंदुस्तान की 45 करोड़ की आबादी पलती है। इस तथ्य को पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन बहुत कम हैं ऐसे जो इस धवलता की रक्षा के लिए आगे आते हैं। कानपुर के पंडित रामजी त्रिपाठी उन्हीं में से एक हैं। गंगा की सेवा करते हैं, गंगा के लिए ही जीते हैं। पंडित रामजी त्रिपाठी ने देश को चमड़ा उद्योग की राजधानी कानपुर में मैली गंगा के कचरे के जाल से मुक्त करने का अभियान छेड़ा है। सब सर्वाधिक प्रदूषण 2550 किलोमीटर लंबी यात्रा में सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में। मैंने आंदोलन यहीं से शुरुआत की थी और देश के सभी शंकराचार्यों को यहाँ पे लाए थे, देश के सभी संतों को लाए, देश के सभी राजनीतिक नेताओं को यहाँ पे लाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि लोग घाटों के निर्माण में पैसा खर्च कर दिया करते थे, लेकिन जो नाले उसमें गिरते थे उसको किस तरीके ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ठीक किया जाए, वो बेसिक कोई उस पर नहीं जाता था। मैंने जब लोगों को सुझाव दिया बड़े पैमाने पर, उच्च पैमाने पर, तो इस बार अब ये हुआ है कि क्या हमारे यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, क्या वेस्टेज आ रहा है, क्या सीवर का पानी आ रहा है, क्या कारखानों का पानी आ रहा है, कितना ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गई। कहने को तो हम सभी मां गंगे के आगे शीश नवाते हैं, लेकिन गंगोत्री से निकली गंगा कानपुर आते आते कैसी हो जाती है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि पंडित रामजी त्रिपाठी की गंगा सेवा की अहमियत क्या है। कानपुर में गंगा की गंदगी पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक कानपुर की गंगा में प्रदूषण की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जलीय जीवों को सांस लेना मुश्किल हो गया है।
गंगा में बायो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी BOD की मात्रा खतरे के ऊपर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानक के हिसाब से BOD 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होने पर खतरा होता है। BOD बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सीवर के कचरे को माना जाता है। पंडित रामजी त्रिपाठी के पास कानपुर की गंगा की गंदगी का पूरा हिसाब किताब है। 50,000 करोड़ लीटर सीवर का पानी कानपुर से निकलता था। आज उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्लांट बनने शुरू हो गए और अच्छी तरीके से जितना हमारा प्रयास सरकार का होना चाहिए, मुझे उससे संतोष हो रहा है। पिछले 30 सालों से गंगा बचाओ अभियान से जुड़े रामजी त्रिपाठी गंगा की सफाई के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, धरना तक दिया, लेकिन कानपुर की गंगा ज्यों की त्यों रही। लेकिन अब रामजी त्रिपाठी को संतोष है, गंगा सफाई अभियान में कामयाबी से अब गंगा का रूप पहले से बदल गया है। दूर दूर तक गंगा झकझक साफ दिखती है। रामजी त्रिपाठी वो दिन भूले नहीं जब कानपुर में गंगा कहने भर को पतित पावनी रह गई थी। गंगा में नालों की गंदगी गिराने पर रोक लगी है। STP प्लांट पर पानी को साफ करके ही गंगा में छोड़ने को जरूरी बना दिया गया है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत गंदे पानी को साफ किया जा रहा है। घाटों पर सफाई की मुहिम छेड़ी गई है। कुल मिलाकर गंगा को गंदगी से मुक्ति की कोशिश युद्ध स्तर पर चल रही है और पंडित रामजी त्रिपाठी इसमें जी जान से जुटे हैं। अब ये लग रहा है कि इस बार गर्मी में हमने गंगा में स्नान करने में हमें कोई हिचक नहीं लगी। करता तो हुई, करना तो मेरी श्रद्धा है, मेरी माँ है, मैं करता हूँ। और लेकिन इस बार जो मुझे स्वच्छता निर्मलता मिली है, वो इसका कारण ये था कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक जल छुड़वा दिया और साथ साथ में जो तमाम नाले थे उनमें बंद करने का प्रयास किया। और कुंभ में से महापर्व में, महाकुंभ में अच्छा रिस्पांस मिला हमको। जो पहले बोरिंग करके पानी भी डालते थे वो न डाल करके और गंगा जल ही वहाँ पे प्रवेश हुआ। गंगा को बचाने के लिए कानपुर वाले रामजी त्रिपाठी आगे आए तो और लोग भी इस मुक्ति अभियान में शामिल हो गए। जहां आज नाव चल रही है, कभी वहां गंगा कचरे से जम सी गई थी। आज से 15-20 वर्ष पहले जो था, जो पूर्वज सरकारें थी, उनके द्वारा कोई गंगा पर ध्यान न देने के कारण जगह जगह नाले गिर रहे थे। गंगा में ट्रेनियों का दूषित पानी जा रहा था, मलमूत्र का जा रहा था, सीवर जा रहा था, सीवर का पानी जा रहा था, तो जिसके कारण जो है गंगा जो है मैली हो रही थी। लेकिन 2014 के बाद जो वर्तमान सरकार आई, उसने जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट करके जो चालू किया, उसके कारण आज सारे जो नाले थे उन्हें टेप किया गया। ट्रेनियों के पानी को भी दूषित करने को टेप किया गया। घाटों की स्वच्छता के लिए सफाई कर्मचारियों को रखा गया। असल में सरकार का सहयोग भी उसी को मिलता है जो खुद कोशिश करता है। गंगा हम सब की है, इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, खासकर जो गंगा के किनारे बसे नागरिक हैं। रामजी त्रिपाठी ये संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन अकेले के दम पर गंगा को साफ कर पाना किसी एक व्यक्ति से नामुमकिन है। गंगा नदी पे हमने जो एक्चुअली मेनली हमारे जो टैंटरी से फ्लो है, उसके लिए जो हमारी CTP है उसका फंडिंग नगर निगम और भारत सरकार की तरफ से और जो टैंटरी से उनकी तरफ से होता है। तो इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हमारा जो आउटफ्लो गंगा में है वो क्लीन रहे। इसके अलावा जो सफाई का अभियान है, हम लोग लगातार अपने नगर निगम से टीम लगा के घाटों की सफाई कर रहते हैं और गंगा नदी में जो जलकुंभी है उसको हम लोग कार्य योजना बना के उसको सफाई करवाते हैं। और जो हमारी स्मार्ट सिटी योजना है, इसमें हम लोग जैसे अभी थ्रैश स्कीमर लेके गंगा नदी की सफाई का भी योजना बना रहे हैं। तो इस तरीके से और अवेयरनेस कैंपेन के लिए हम लोग एवरी मंथ प्लॉगिंग एक्टिविटी कराते हैं और जो रीमेडिएशन है जो गंगा में फ्लो होती है उसका भी हम लोग नगर निगम से लगातार हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो BOD लेवल है वो हमेशा अंडर कंट्रोल रहे। गंगा की लहरों से मैल छटा तो लोगों का मन भी बदल रहा है। गंगा के शीतल जल से आचमन के लिए अब राहगीर यहां अक्सर रुक जाते हैं। गंदगी वाली गंगा ने उन्हें दूर किया था, अब अविरल निर्मल गंगा इन्हें आकर्षित कर रही है। गंगा बैराज अटल घाट खास तौर पर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभी 10 सालों से आ जा रहा हूँ, लेकिन जब से ये बन गया तब से मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ यहाँ बैठता जरूर हूँ। 10 मिनट गाड़ी रोकता हूँ, अपना यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, मन को इतनी शांति मिलती है, तब मैं यहाँ से जाता हूँ। पंडित रामजी त्रिपाठी के गंगा सफाई के भगीरथ प्रयास की गवाह खुद गंगा है, जो कानपुर के मलबे में कहीं दबी जा रही थी, लेकिन अब निखर रही है।
और इसे यूं ही बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ पंडित रामजी त्रिपाठी की नहीं है, हम सबकी है। मानते हैं कि तस्वीर बदली और ये तस्वीर दिखाई भी देती है, क्योंकि जो कानपुर अपने चमड़े के लिए जाना जाता था, लेकिन उस चमड़े के साथ जो गंदगी आती थी, जो टेनरियों के जरिए प्रदूषण माँ गंगा में बह जाता था, वो तस्वीर आज कानपुर की बदली है। और यही कारण है कि अब कानपुर में भी लोग गंगा के दर्शन और घाटों पर आते हैं और माँ गंगा के साथ में समय बिताते हैं। कानपुर से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको एक ऐसी कोशिश के बारे में बताते हैं जिसने हम सबके कंधे का बोझ कम कर दिया है। हम ऐसे रोबोट्स की कहानी आपको सुनाएंगे जिन पर आपको गर्व होगा। भारत से विदेशों में निर्यात होने वाले रोबोट्स की कहानी जो कभी सोच नहीं सकते थे कि आज वो सच है। भारत का नाम रोशन करने वाली ये कहानी देखिए और अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी लीजिए। ये हिंदुस्तान की तकनीकी ताकत का नायाब नमूना है। ये रोबोट 100% देसी है। इसकी खासियत आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। हजार किलो का वजन उठाता है। सामने 500 ग्राम की चीज भी मिल जाए तो खुद ब खुद रास्ता बदल लेता है। इतना तेज कि देखते ही देखते सैकड़ों सामान बिल्कुल सही जगह सेट कर देता है। बड़े बड़े गोदामों में, रेलवे स्टेशन पर ऐसे रोबोट सोचिए जरा कितने काम के साबित होंगे। चलिए मिलते हैं रोबोट बनाने वाली उस टीम के एक इंजीनियर से जिनकी कोशिशों के कारण इस रोबोट की मांग सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। भारत अब विदेशों को रोबोट सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आपकी टीवी स्क्रीन पर जो रोबोट्स दिख रहे हैं ये सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को सप्लाई किए जा रहे हैं। भारत में बना करके उनको बेचे जा रहे हैं। इन रोबोट्स को बनाने के लिए जो टीम है उनमें से एक सार्थक हमारे साथ है। सार्थक, क्या रोबोट्स हैं ये और कैसे इनको विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है? ये रोबोट जो आप पीछे देख रहे हैं इसका नाम है डायनेमो 1000, क्योंकि ये 1000 kg तक वेट आराम से उठा के और सेफली उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। कोविड के बाद पूरी दुनिया में रोबोट की रिक्वायरमेंट में इंक्रीज़ हुआ है और इंडिया में पहले कोई ऐसी कंपनी थी नहीं जो ये रोबोट्स बाहर प्रोवाइड कर पाती। एडवर्ब क्वालिटी रोबोट्स अब सेफ क्वालिटी के रोबोट्स अब पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर पा रही है। ये रोबोट स्मार्ट हैं, ये खुद का रास्ता खुद डिसाइड कर पाते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह सेफेस्ट फास्टेस्ट स्पीड से पहुंच पाते हैं। ये रोबोट घंटों बिना रुके चल सकता है। ऐसे रोबोट भारत में पहली बार इस स्तर पर बनाए जा रहे हैं जो सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक निर्यात के लिए तैयार हैं। विदेशी कंपनियों में ऐसे रोबोट की तेजी से मांग बढ़ रही है। हम सोचते भी नहीं है यहाँ पे एक रोबोट चल रहा है और ये काफ़ी भारी रोबोट है और चाहे सामान हो या ना हो मेरे को कोई डर नहीं है इस रोबोट से। तो मैं पीछे मुड़ के मैं खड़ा हूँगा, इसको ये मेरे को देख रहा है, ये मेरे को पूरे टाइम हर सेकंड मेरे को देख रहा है और जितनी स्पीड से हम प्रोसेसिंग करते हैं उससे काफ़ी हाई स्पीड से ये प्रोसेस कर रहा है। तो आप ट्राई करेंगे तो भी आप इससे जाके एक्सीडेंट नहीं कर सकते। अच्छा, ये खुद रुक जाएगा अगर हम इसके रास्ते में आए तो? बिल्कुल, आप पास आएंगे तो भी रुक जाएगा। जाहिर है इस रोबोट में भी दूसरे रोबोट की तरह रेडार और सेंसर लगे हैं। यही वजह है कि इसका एक्सीडेंट नहीं होता। ये रोबोट हमेशा चारों तरफ देखता रहता है और जरूरत पड़ने पर खुद अपना रास्ता बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी कहलाती है लिडार। इसमें लिडार और कैमरा वो दोनों से कंटिन्यूसली आपको देख रहा है और वो प्रिडिक्ट कर रहा है आप कहाँ जा रहे होंगे। उस हिसाब से वो अपना पाथ भी अपडेट करता है और वो स्पीड स्लो करता है। तो लिडार टेक्नोलॉजी मेनली इसमें यूटिलाइज होती है, जिसमें वो एक लाइट फेंकता है बहुत हाई स्पीड पे और उसको वापस डिटेक्ट करता है। एक वो दौर था जब भारत रोबोट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था और एक आज का दौर है जब देश में न सिर्फ रोबोट बन रहे हैं बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है।
ये रोबोट मेरे पास आते ही रुक गया है और ये किसी भी तरीके से किसी भी आसपास खड़े इंसान को या किसी भी ऐसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिससे इसका कोई वास्ता नहीं है। इसको जो अपना काम करना है, ये अपना रास्ता खुद बना रहा है। और इसके ऊपर जो आप ये साइकिल की जो चेन होती है, वैसे जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो बना हुआ है, वो दरअसल सामान को आसानी से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए है। इस पर से आसानी से सामान को स्लाइड करके एक तरफ सरका करके निकाला जा सकता है। ये माहौल चल रहा है हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। GNT के लिए परमेंद्र शर्मा के साथ अभिषेक आनंद। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगला विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। सुनकर अजीब सा लगा ना, लेकिन जिस तरह से पानी का संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे संभव है कि हम पानी के लिए ही लड़ बैठे। इससे बचना है तो हमें पानी का ख्याल रखना होगा। नदियों, तालाब, कुएं वगैरह को बचाना होगा। आज हम आपको यह बात समझाने के लिए गाजियाबाद के रामवीर तंवर की कहानी सुनाते हैं। उनकी ये छोटी सी कोशिश आज बहुत बड़ा आंदोलन बन चुकी है। चलिए देखते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक में गंदगी है, कचरे का ढेर है और दूसरे में निर्मल और स्वच्छ पानी वाला तालाब है। इन दोनों तस्वीरों के बीच एक इंजीनियर खड़ा है, पानी वाला इंजीनियर। नाम है रामवीर तंवर। रामवीर को अब लोग पॉन्ड मैन के नाम से जानते हैं। रामवीर गांव में गंदगी का अंबार बन चुके तालाबों को दोबारा जिंदा करने का काम करते हैं। 5 साल में रामवीर तंवर ने 52 से ज्यादा तालाब को रिवाइव किया है। शुरुआत में रामवीर ने यह काम अपने गांव और आसपास के इलाके से शुरू किया, लेकिन अब गाजियाबाद, फरीदाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली सहित कई इलाकों में ये काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद रामवीर तंवर को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के बावजूद रामवीर का पर्यावरण के प्रति लगाव नहीं घटा। शहरों से निकलने वाले कचरे के नीचे तालाबों को यूं ही मरते छोड़ देना रामवीर तंवर को कबूल नहीं था। मैं MNC में हम जॉब करते थे और हमने जॉब छोड़ दिया और हमने बहुत दिन तक उनको बताया ही नहीं, है ना, कि हमने जॉब भी छोड़ दिया। अब वो लेकिन कुछ दिन में तो खुद ही पता चल जाएगा जब घर बैठे रहेगा। तो हम क्या किया ना, हमने 2-3 महीने तक तो बिल्कुल उसी टाइम, करेक्ट टाइम पे घर से निकले और उसी टाइम पे घर में घुसे। रामवीर तंवर के काम को समझना है तो आपको देश में पानी की किल्लत को समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था वाटर एड की स्टडी के मुताबिक देश के भूजल का स्तर 2000 से लेकर 2017 के बीच 23% नीचे गिरा है। एक आंकड़े के मुताबिक जून 2020 में जब मॉनसून नहीं आया था, तब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में भूजल का स्तर काफी गिर गया था और 2020 में तो कई जगह भूजल का स्तर 9 मीटर नीचे चला गया था। रामवीर तंवर ने इस सच को सिर्फ जाना नहीं, बल्कि इसके खिलाफ फ्रंट खोलकर खड़े हो गए। एक डायरेक्ट तो फायदा यह है कि अगर आप दिल्ली NCR के गांवों में पहले 20 से 25 फीट पे ग्राउंड वाटर अवेलेबल था, लेकिन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इतनी तेजी से जा रहा है और ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि 100-150 फीट पे आज मिलता है पानी जाके, 200 से नीचे पहुंच गया है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो कैसे? इसका कारण अगर जितने भी स्टडीज हुई हैं इसके बारे में, तो सबका एक ही निष्कर्ष निकल के आया है कि हमारा सबसे पुराना तरीका ग्राउंड वाटर रिचार्ज को करने का था, वो थे तालाब। लेकिन रामवीर तंवर का तालाब सफाई अभियान सीधे रास्ते का सफर नहीं रहा। शहर हो या गांव, ज्यादातर तालाबों पर अब अतिक्रमण हो चुका है। रामवीर के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से तालाब की जमीन को छुड़वाया जाए। लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हमको तालाब ना करने दें, जिनका लालच जुड़ा हुआ है। बाकी 80% लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वो नहीं चाहते। तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो जितना बचा हुआ है कि भैया जितना कब्जा लिया आपने, हमें जितना बचा हुआ है उतना साफ करने दो, उसमें सहयोग कर दो, या फिर दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर वहाँ पे स्ट्रांग है। रामवीर तंवर न सिर्फ तालाबों को दोबारा जिंदा करने की मुहिम चलाते हैं, बल्कि तालाब के प्रति जागरूकता भी फैलाते हैं।
कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर सेल्फी विद पॉन्ड नाम की एक मुहिम शुरू की। इसमें लोगों से अपने आसपास के तालाब और उनसे जुड़ी यादों के बारे में उनके अनुभव शेयर करने के लिए कहा गया। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस मुहिम को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। सेल्फी विद पॉन्ड बड़ी प्रभावशाली और सक्सेसफुल मुहिम रही है हमारी। ये 2017-18 में हमने शुरू की थी और इसका उद्देश्य था ये कि आजकल हमारी ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उनसे हम किस तरह से सहयोग ले सकते हैं इस काम में। जिस तेजी से देश में तालाब सूखते जा रहे हैं उसमें रामवीर की कोशिश छोटी है लेकिन प्रेरणा से भरी हुई। कम संसाधनों के बावजूद रामवीर ने ये कर दिखाया है कि जज्बा हो तो जनशक्ति से जल शक्ति के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तंवर अपने इलाके में और आसपास के इलाके में एक अनूठी पहल कर चुके हैं, अनोखा काम कर चुके हैं, लेकिन अगर हमें अपने आसपास भी इसी तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जिंदा रखना है, जिंदा बनाए रखना है, तो हमें किसी रामवीर तंवर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें से ही किसी को एक न एक दिन रामवीर तंवर बनना चाहिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद। बताते हैं मध्य युग में अकबर ने आगरा के पास एक बड़ा शहर बनाया था जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। जब यह शहर बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद वहां पानी खत्म हो गया। अकबर को शहर छोड़ना पड़ रहा था। हमारी आज की राजधानी दिल्ली भी एक बड़े जल संकट के मुहाने पर खड़ी है। दिल्ली को जल संकट से बचाने की छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं। ऐसी एक छोटी सी तरकीब कैसे कमाल कर रही है, चलिए देखते हैं। दूर दूर तक पानी की हरियाली देखकर एक बार यकीन नहीं होता कि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। जहां एक तरफ हर साल पीने के पानी का संकट होता है और दूसरी ओर यमुना में इतना पानी भर जाता है कि वो किनारे तोड़ बस्तियों में घुस जाती है। पानी के संकट और पानी की बचत के बीच चल रहा है उत्तरी दिल्ली के पल्ला गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट, जिसकी कामयाबी देश के दिल दिल्ली की जल समस्या को खत्म कर सकती है। इस वक्त हम नॉर्थ दिल्ली के सुंगरपुर गांव में हैं। ये यमुना का फ्लड प्लेन है और यहाँ पे एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है जिससे दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पे यहाँ ऑफ रिवर रिजर्वॉयर का पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है। मकसद ये है कि इस इलाके के ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाया जाए। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद है यमुना में पानी जब बढ़े तो उसे तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाए, यानी नदी का पानी भी दिल्ली से दूर ना जाए और दिल्ली का वाटर लेवल भी जो अभी बहुत नीचे है दुरुस्त हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, तो हमारे को सेंट्रल वाटर मिनिस्ट्री ने 3 साल तक इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था। तो तीसरा मानसून इस बार था ये, तो रिजल्ट काफ़ी इनकरेजिंग है। अभी रिपोर्ट्स उनके साथ सबके साथ शेयर की जाएगी, उसके बाद इसको स्केल अप किया जाएगा। अभी देखिए जो हमारे जो रिजल्ट हैं, फाइनल रिजल्ट अभी आने हैं, परंतु 1 मीटर से 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक भी इवन वाटर लेवल कहीं जगह बढ़ा है। तो उसको सारे को एनालाइज करने के बाद फैसला किया जाएगा। मुझे लगता है इसको बड़े स्केल पे करेंगे। 40 एकड़ भूमि पर बने इस पायलट प्रोजेक्ट के कारण भूजल स्तर में इजाफा कितना हुआ, इसे मापने के लिए एक विशेष तरह के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नाम है पीजोमीटर। ग्राउंड वाटर लेवल को नापने के लिए इस इलाके में 33 पीजोमीटर का एक नेटवर्क लगाया गया है। कैसे काम करता है ये पीजोमीटर, एक्सपर्ट से समझिए। हमारा एक पीजोमीटर है। इस तरह के 33 पीजोमीटर्स हमने इस एरिया में लगाए हैं वाटर मॉनिटरिंग के लिए, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग के लिए। इस पीजोमीटर की अगर हम बात करें तो इस सीज़न में हमें 2.35 मीटर का राइज वाटर टेबल में देखने को मिला है। प्री मानसून में अगर हम बात करें तो पानी करीब 23 फुट नीचे था और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो पानी हमारा 16 फुट नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि 7 फुट का हमें इस पीजोमीटर में राइज मिला है। दिल्ली सरकार की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल में करीब 2.35 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज फैलाव तकरीबन 2 किलोमीटर तक पाया गया है, यानी अब ये पानी रिजर्वॉयर साइट से शहर की ओर बढ़ रहा है।
जो अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे पास इसी लाइन में परपेंडिकुलर टू द रिवर 3 पीजोमीटर लगे हैं। यह एक पीजोमीटर यहाँ से करीब 800 मीटर दूर है और तीसरा पीजोमीटर करीब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इन तीनों पीजोमीटर्स में हमें राइज देखने के लिए मिला है और हम कह सकते हैं कि रिवर का जो पानी है जब इस पॉन्ड में आ रहा है और परकोलेट हो रहा है तो वो पानी सिटी की तरफ चल रहा है, जिसकी वजह से इन पीजोमीटर्स में हमें राइज देखने को मिला। अगस्त 2019 में शुरू हुआ ये पायलट प्रोजेक्ट 2021 मॉनसून के बाद अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और अच्छी खबर यह है कि इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। मॉनसून के दौरान यमुना का बाढ़ का पानी रिजर्वॉयर क्षेत्र में प्रवेश करता है और जमा पानी जमीन के अंदर रिसता है। जलाशयों से रिसता पानी दिल्ली के लिए वरदान साबित हो सकता है। पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि इतने पानी से दिल्ली की 70,000 जनता की प्यास बुझाई जा सकती है। केवल इस 40 एकड़ की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो हमने वाटर रिचार्ज कैलकुलेशन किया था उसके बेसिस पे 70,000 लोगों को थ्रू आउट द ईयर पानी मिल सकता है, केवल इतने पोर्शन से। तो अगर हम इसे लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली वो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट करेगा। दिल्ली को लेकर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB की रिपोर्ट बताती है कि राजधानी में हर साल ग्राउंड वाटर टेबल 0.2 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में तो ग्राउंड वाटर टेबल 80 मीटर तक नीचे चला गया है। ऐसे में पल्ला का पायलट प्रोजेक्ट एक उम्मीद है दिल्ली में जल संकट से उबरने की। 40 एकड़ में फैले इस पायलट प्रोजेक्ट से लगभग 70,000 दिल्ली वालों को पूरे साल जल आपूर्ति की जा सकती है। ऐसे में ये उम्मीद बनती है कि जब पल्ला से लेके वजीराबाद तक 1200 एकड़ में प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा तो दिल्ली की एक बड़ी आबादी के लिए जल संकट दूर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक कमाल की कहानी के साथ और आप ऐसे ही लोगों की कहानियां सुनते रहिए, प्रेरित होते रहिए जो विदेश और देश के शहरों से लौटकर अपने गांव आए हैं और वहां एक नया भविष्य बना रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं।